नमस्कार साथियों, आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है संसाधनों के संयमित उपयोग का समय। जी हाँ, मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। आज हम संसाधनों के संयमित उपयोग का समय पर चर्चा करेंगे। रसोई गैस का संकट, सब्जियों के बढ़ते दाम या कमज़ोर होता रुपया, ये सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि मध्यवर्गीय परिवारों की बजट, बच्चों के फीस और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी रोज़मर्रा की चिंताएं हैं। बदलते मौसम की मार सभी वर्गों को मुश्किल अलग से बढ़ा रही है। देखा जाए तो इन दोनों चिंताओं की कड़ी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। हमें समझना होगा कि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी रसोई, बिजली का बिल, मोटरसाइकिल की टंकी और खेतों की मिट्टी से है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जैविक खेती को अपनाने और ईंधन की खपत घटाने, अनावश्यक विदेशी यात्राओं और सोने की खरीद से बचने और यथासंभव वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। उन्होंने इस दशक को संकटों का दशक बताते हुए कहा है कि कोविड-19, युद्ध और ऊर्जा संकट जैसे वैश्विक चुनौतियां विकास और गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों पर असर डाल रही हैं। इस वैश्विक परिदृश्य को वित्तीय मामलों के जानकार रॉबर्ट कियोसाकी की गंभीर चेतावनियां के संदर्भ में देखा जा सकता है। उनका तर्क है कि सभ्यताओं का पतन किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि आंतरिक महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और संसाधनों के दुरुपयोग से होता है। प्रधानमंत्री की अपील के संदर्भ की ही बात करें तो आज भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% हिस्सा कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, क्योंकि जिस देश का 90% हिस्सा कच्चा तेल का हिस्सा बाहर से मंगाया जा रहा है और 50% प्राकृतिक गैस अगर बाहर से मंगाई जा रही है, जिसका उपयोग सारे संसाधन कर रहे हैं, तो उस देश का क्या भविष्य होगा। ये तो पूरी तरह से दूसरे के हाथ में अपनी कमान दे देना है, ऐसा समझ लीजिए। हॉर्मुज़ जलमार्ग में गतिविधियों के चलते उपजे भू राजनीतिक संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे देश का आयात बिल तेज़ी से बढ़ा है। इसी बीच डॉलर मजबूत होने से रुपया गिरकर लगभग 95 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और देश की आर्थिक संप्रभुता पर पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में हमारे देश की कृषि नीति इस संकट से निपटने का मजबूत माध्यम बन सकती है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक यूरिया का लगभग 70% विदेश से आयात करता है। यूरिया निर्माण में प्राकृतिक गैस के उपयोग के कारण वैश्विक गैस संकट सरकारी उर्वरक सब्सिडी बजट को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे में हमें जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती की ओर तेज़ी से बढ़ना होगा। गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित जैव इनपुट्स, कंपोस्टिंग और बायोगैस स्तरी के विवेकीकृत उपयोग से रासायनिक यूरिया पर निर्भरता काफ़ी घटाई जा सकती है। जी हाँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यह केवल मिट्टी की सुधार पर पारंपरिक उपाय नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने वाला क्रांतिकारी कृषि संयम है, जो देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है। भारत ने अपील की है कि बड़े संकटों का सामान्य सामूहिक त्याग से किया जा सकता है। जैसे 1962 के युग में माताओं का स्वर्णदान और 1965 में अन्न संकट में
लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर पूरे देश द्वारा सप्ताह में एक दिन का उपवास। आज का संकट उतना कठिन नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री का ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता का आह्वान हमारे पूर्वजों के त्याग की तुलना में सरल और व्यवहारिक है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में थोड़ा अनुशासन और संयम लाना है। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर एक दिन उपवास करा है। वो कहते हैं ना कि देशभक्ति रहेगी तो उपवास भी करेंगे, और इन्हीं सब से देशभक्ति पैदा हुई है। और उस समय के जो लोग आज भी सफल हो रहे हैं। पहले के लोगों में और अब के जनरेशन में कितना अंतर मिल रहा है कि लोगों को ये नहीं पता कि देश क्या होता है, और एक दूसरे के ऊपर आलोचना और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके किसी को देश की मान्यता जैसे लगता ही नहीं है कि ये देश चल रहा है। देश लगता है जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पूर्वी भारत अलग जा रहा है, उत्तर भारत अलग जा रहा है, और दक्षिण भारत अलग जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, मानसिकता पैदा हुई है। जबकि 1965 के संकट में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार अपील की थी, तो उस समय एक दिन, पूरे एक हफ्ते में एक दिन उपवास रखकर लोगों ने तपस्या की तरह देश को स्वतंत्र रखा, आज़ाद रखा, और अपने आज़ादी का जीवन व्यतीत करने के लिए ये सब एक संकल्प पूरा किया। जनता जब तक जागरूक नहीं रहेगी तब तक शासक वर्ग आता रहेगा, जाता रहेगा, और वो शोषण का अधिकार के नियम के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं रहेगी, अपने जो व्यक्तित्व है उसमें सुधार नहीं करेगी, तब तक कोई भी आकर के गुलाम बना लेगा। बस केवल कहने का तरीका अलग हो जाएगा। पहले के समय में वो लोग, अंग्रेज़ लोग आते थे या यूरोप या अरब के लोग आते थे, और वो भारतीय जो सीधे साधे होते थे उनको गुलाम बना लेते थे। उनको ये पता ही नहीं रहता था कि हम गुलाम कैसे हैं। अब और पहले में बस थोड़ा सा अंतर है। बस वो वहाँ यहाँ आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम वहीं से हो जा रही है। वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। बस कहने का मतलब अप्रत्यक्ष गुलामी। अब जनता कितनी जागरूक होती है, अपने संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करती है कि कम से कम घर में जो बेकार जो कूड़ा होता है, अगर उसी से ही उसका ही सही तरीके से उपयोग करके, जैसा कि इसमें बताया है, सही तरीके से उपयोग करके अगर वो बिजली बना करके या अपने घरेलू उपयोग की ज़रूरत को पूरा करता रहे, तो इस प्रकार के संकट से दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब तक जनता आत्मनिर्भर रहने की कोशिश नहीं करेगी तब तक देश आज़ाद नहीं रहेगा। सीधी सीधी बात यह है कि हम आयात पर, जिस तेल की आयात पर और प्राकृतिक गैस के आयात पर हम निर्भर हैं, जिससे हमारे यातायात का सारा साधन चलता है, वो तेल हमारे खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से हमारी क्या स्थिति हो गई है। अब ये समय संकट का है, और इस समय में जनता को जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब जनता जागरूक होगी तभी जाकर के ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है। ऊर्जा संकट सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जनता किस प्रकार से अपना योगदान दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। वर्तमान प्रधानमंत्री का ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता का आह्वान हमारे पूर्वजों के त्याग की तुलना में सरल और व्यवहारिक है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में थोड़ा अनुशासन और संयम लाना है। संयमित जीवन हमारी सांस्कृतिक चेतना का मूल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, पर किसी एक के लालच को शांत करने के लिए नहीं। यही भाव भारत के लाइफ मिशन का आधार है। इसी संदर्भ में कबीर की सीख भी उतनी ही प्रासंगिक है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
तात्पर्य यही है कि आवश्यकता और लालच का अंतर समझने पर मितव्ययिता केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, एक राष्ट्रीय संयम यज्ञ बन जाती है। जी हाँ, राष्ट्रीय संयम यज्ञ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राष्ट्रीय संयम यज्ञ कब बनता है? जब आर्थिक मितव्ययिता केवल, जो मितव्ययिता यानी कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं, वो आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के रूप में कन्वर्ट हो जाए। यही बात हम कह रहे हैं कि जब से देश में आज़ादी हुई है, ख़ास करके जब से उदारीकरण आया है, तब से मितव्ययिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप ये सोच लीजिए कि शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो इस समय जो नशा ना करता हो, जिस परिवार में कोई ऐसा सदस्य ना हो जो नशा से ग्रसित ना हो। नशा का मतलब यहाँ तंबाकू से लेकर बीड़ी सिगरेट, और बीड़ी सिगरेट से लेकर शराब, गांजा और एट्सेट्रा, बहुत सारे नशे, या कोई अन्य काम ना करता हो। इस तरह के कारण है। ये सब क्या है? मितव्ययिता। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इससे क्या देश सुरक्षित है? आप खुद समझ सकते हैं। जिस देश में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, जब स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो स्वस्थ मन क्या रहेगा? और इसी सब चीज़ों का असर पड़ता है समाज पर। और समाज अपना दोष नहीं देता, क्योंकि समाज में एक नहीं रहते, कई लोग रहते हैं। समाज में गुंडे प्रवृत्ति के भी लोग मिलते हैं और अच्छे प्रवृत्ति के भी लोग मिलते हैं। जो इफ़ेक्ट डालता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे प्रवृत्ति की तरफ बहुत कम जाने वाले लोग मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुरे प्रवृत्ति वाले लोग की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप कभी क्लास में भी देख लीजिएगा, इंटेलिजेंट बच्चा कोने में अकेला पड़ा रहेगा और जो बाकी सब रहेंगे उसमें मौज मस्ती करते रहेंगे, वो पीछे की तरफ बैठे रहेंगे। समझ लीजिए सेम हमारा समाज इसी तरह का बनता है। तो ये जो सामाजिक की जो बनावट है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब उस समय था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब आह्वान किया था, तो आज़ादी के कुल 15-20 साल के ही समय था। तो उस दौरान में जनता जागरूक हो गई और एक दिन का उन्होंने व्रत कर दिया। लेकिन आज के समय में अगर आह्वान भी कर देते हैं तो जनता व्रत करने को तो राज़ी नहीं होगी, और अगर राज़ी हो जाए तो एक दिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक दिन टेस्ट ले लेना चाहिए जनता को, कि जनता का भी टेस्ट ले लेना चाहिए कि जनता कितनी जागरूक है। जिस प्रकार से उन्होंने अनाज बचाने के लिए एक दिन का व्रत रखवाया था, उसी प्रकार से ऊर्जा बचाने के लिए कम से कम एक दिन का इस प्रकार से सिस्टम बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति हो वो सेल्फ डिपेंडेंट वाले प्रक्रिया से ही काम करे। जैसे कि बैटरी का वाहन का उपयोग करे या पेट्रोल डीजल को बिल्कुल रोक दे। इस तरह से अगर प्रक्रिया अगर चलाई जाए तो जनता को भी अपनी इमेज का पता चलेगा कि हम किस तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे तुरंत बंद कर दें, जिससे कि बिजली की बचत होती है। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। साझा सवारी, साइकिल और पैदल चलने को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। लेकिन लोग इसमें जो है साइकिल से चलने में थोड़ी शर्म महसूस करते हैं। अब देख लीजिए उस समय का माहौल और आज के माहौल में सब रेपुटेशन को लेकर भागते हैं, और जानते हैं रेपुटेशन का वास्तविक मतलब क्या है। सिर्फ दूसरे शब्दों में बोल दें, किसी को बुरा लगे या भला लगे, वास्तविकता यही है, पूंछ उठाना। बस एक जो जानवर होता है ना, वो पूंछ जिस प्रकार से उठाता है, समझ लीजिए यही रेपुटेशन का मतलब है। मैं पूंछ उठा करके इस कैटेगरी में बैठूँगा, मैं पूंछ उठा करके इस कैटेगरी में बैठूँगा। बस इसका मतलब सिर्फ ये है। अगर बहुत से लोग समझते हैं कि मैं गाड़ी वाला हूँ तो मैं गाड़ी वाले में ही कैटेगरी में रहूँगा, मैं इस कैटेगरी का हूँ तो मैं इस कैटेगरी में रहूँगा। कहने का मतलब ये सिर्फ एक पूंछ उठाना है, जो शासन की प्रक्रिया द्वारा या समाज के बनाए गए प्रक्रिया द्वारा होता है।
कोई भी आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है और उस सुपीरियर समझने की वजह से सुपीरियर का मतलब यही हो गया कि पूँछ उठाना। अब वो कैसे अपनी पूँछ उठाए, क्योंकि आदमी एक जानवर ही होता है। वो कहना चाहिए कि वो साधु नहीं है जिसे अपनी इंद्रियों को संयम रखना है। और जबकि हमारा जो देश है उसमें जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, जो एक साधु का देश है। कहने का मतलब ये है कि जब देश के राष्ट्रपिता साधु हैं तो जनता क्यों नहीं उनके पथ पर चल रही है। कहने का मतलब ये है कि पूँछ उठाने की जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल करे। ये समय संयम बरतने का है, ना कि पूँछ उठाने की प्रक्रिया को पूरा करने का है। किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इनमें 2047 तक देश की विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, लेकिन विकसित राष्ट्र का वास्तविक अर्थ केवल जीडीपी से बढ़ोतरी या बड़ी औद्योगिक इमारतों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। अब आप ये देख लीजिए, जिस देश का व्यक्ति जितना ज़्यादा जागरूक, जितना ज़्यादा नियंत्रित और जितना ज़्यादा संयमी रहेगा वो उतना ही ज़्यादा आगे निकलेगा। चीन आज आगे कैसे निकला? क्योंकि उसने उस समय के दशक वालों के साथ खूब ज़बरदस्त मेहनत करी। आज वो सब बूढ़े हो गए हैं और नेक्स्ट जनरेशन इतनी मजबूत नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने इस नेक्स्ट जनरेशन को ठीक करने के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने रोबोट बना लिए। ठीक ऐसे ही जापान ने अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने भी रोबोट बना दिए जो कि अपना काम उससे निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब बूढ़ी जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रोबोट बना लिए और उसी प्रकार से उन्होंने अपनी तरक्की को इस प्रकार से मोड़ दिया, तो राष्ट्र ही उससे सुरक्षित रह गया। लेकिन यहाँ पर जब फ़र्क पड़ता है जीडीपी में बढ़ोतरी या उससे औद्योगिक इमारतों की संख्या से नहीं नापा जा सकता। सच्चा विकास यही है कि जहाँ ऊर्जा सुरक्षा समृद्ध हो और संसाधनों का वितरण न्याय संगत हो। यदि हम अपनी उपभोगवादी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाते तो वैश्विक बाज़ार के झटके हमारे साधनों, हमारे सपनों को बाधित करते रहेंगे। वैश्विक बाज़ार के झटके हमारे सपनों को बाधित करते रहेंगे। काउंसिलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW के अनुसार यदि भारत अभी से संसाधन कुशल मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वर्ष 2047 तक यह हरित अर्थव्यवस्था देश में $1.1 ट्रिलियन, लगभग 97.7 लाख करोड़ रुपए का नया बाज़ार मूल्य सृजित कर सकती है, जिससे लगभग 4.8 करोड़ नए रोज़गार के अवसर तैयार हो सकते हैं। अब देखिए, जो हार्मोज संकट है ये इसी चीज़ों पर लकीर खींच देता है कि ना हमारे से आगे बढ़ने के लिए तुम जिन तेल संसाधनों का उपयोग करते हो हम पहले उसे ही रोक देंगे। तो हार्मोज संकट चाहे कितना भी कर दे, अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये संकट हटे, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी लकीर बड़ी रखूँगा, बाकी लकीरें अपने आप ही छोटी हो जाएंगी, इसलिए हार्मोज संकट हटाएगा नहीं। कहने का मतलब एनर्जी क्राइसिस सब दुनिया के लिए सबसे ख़तरनाक है, जो कि बाकी देशों को बढ़ने नहीं देगा। इसी प्रकार से भारत को भी वो आगे बढ़ने नहीं देगा। मितव्ययिता और ऊर्जा संयम कोई नकारात्मक विचार नहीं, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण के वे संक्रमणकालीन अनुशासन हैं जो हमें दीर्घकालिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। हम यह साझा संकल्प लें कि हम अपने घरों में संयम तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब साझा संकल्प लें कि हम अपने घरों में संयम और जैविक खेती की नई चेतना का संचार करेंगे। आज हमारे पास सहेजा गया पानी का प्रत्येक कतरा
बचाएगी। बिजली की प्रत्येक इकाई और रासायनिक खाद के स्थान पर उपयोग किया गया प्राकृतिक इनपुट हमारे भविष्य की सुरक्षा का बीज बनेगा। यही छोटे छोटे प्रयास विकसित राष्ट्र के विराट लक्ष्य की पूर्ति के लिए माध्यम बनेंगे। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।